दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला तथ्य है किस हड़प्पा कालीन स्थान से प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा मिली है। पशुपति की जो मुद्रा मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन मुद्राओं पर प्रायः कौन से वृक्ष की आकृति पाई जाती है? यह है पीपल। हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? वो हम हिंदी भाषा है उसे हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं तरफ। लेकिन ये जो लिपि थी वो जिस तरह से उर्दू लिखी जाती है बाएं से दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? ये 400 चिन्ह है इसकी भाषा में। ताम्र पाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था? इसमें पत्थर, ताम्र और पाषाण का मतलब पत्थर और तांबा दोनों चीज़ों का यूज होता था। ताम्र पाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो मकान ये मिट्टी के बनाते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए? उत्तर वैदिक काल में आर्य जो आए उत्तर प्रदेश यानी कौशल जो था और उत्तरी बिहार जैसे विदेह क्षेत्र जो था वहाँ के लोगों के संपर्क में आए थे उत्तर वैदिक काल। आजीविका पंथ की नींव किसने रखी थी? आजीविका संप्रदाय जो था उसके मक्खली गोसाल जो थे वो थे इसके प्रवर्तक या संस्थापक। जैन धर्म के सिद्धांत से त्रिरत्न नाम से कौन से 3 रत्न हैं? तो ये हैं हमारे सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। धम्म महामात्रों के क्या कार्य हैं? धम्म महामात्र जो थे उनके कार्य ब्राह्मण और अन्य सभी प्रकार के विदेशी भिक्षुओं की देखभाल करना था। अशोक की मृत्यु के उपरांत किन 2 शासकों ने 2 भागों पर राज किया? दशरथ और संप्रति। करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? मौर्य काल में जो करों का संकलन करता था, संग्रहण करता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में शाही मालिकाना की भूमि पर होने वाली खेती किस अधिकारी की निगरानी में होती थी? तो उसे कहा जाता था सीता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। उसके बाद है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ। उसके बाद है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस भारतीय और यूनानी शासक का विवरण मिलिंद के रूप में मिलता है? तो मिलिंद जो है वो मिनांडर शासक जो था उसको मिलिंद कह के इसमें संबोधित किया गया। और इसमें मिनांडर और जो नागसेन थे, नागसेन के उत्तर मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर इसमें वर्णित हैं। संस्कृत में लिखा गया विवरण जिसे प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है, जो जूनागढ़ का रुद्रदामन अथवा गिरनार शिलालेख। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क था। उसके बाद शक संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ किया गया? शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा, यानी जो ईस्वी जो स्टार्ट हुआ उसके 78 वर्ष बाद कनिष्क द्वारा शक संवत शुरू किया गया। किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो ये थी कुंडलवन में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट हरवान नामक जगह पर स्थित है। और ये कनिष्क के संरक्षण में, कनिष्क जो राजा था उसके संरक्षण में हुई थी कुंडलवन में। और ये कनिष्क के उसमें हुई थी। आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनानी खगोलविदों के लिए यवना शब्द का प्रयोग किया गया। यूनानी जो खगोल। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर के निकट उड़ीसा राज्य में स्थित है।
सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक कौन माना जाता था? तो ये सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में ये हुआ था और इसको सबसे प्रभावी शासक माना गया। किसका? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश की राजधानी का नाम ये प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट पैठान में है। सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की थी? तो ये सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? तो वो ब्राह्मण वंश का अपने आप को मानते थे। गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाणों ने इसके लिए गांधार शैली को संरक्षण प्रदान किया। संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या थी? प्रेम और युद्ध। किस चोल शासक ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया? कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किसने किया था? संगमकालीन चोल शासक करिकल ने। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त के काल की मुद्राओं से उसकी कौन सी विशेषताओं का पता लगता है? उसकी मुद्राओं पे उसकी वीणा बजाते हुई उसका चित्र है। इससे ये सिद्ध होता है कि कवि था, वो संगीतज्ञ था और शिक्षा का संरक्षक था। उसके संगीत प्रेमी होने की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक के साथ हुआ था? तो ये था वाकाटक वंश के शासक के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम क्या था? फाहयान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम था फाहयान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अलंकृत होने वाले चर्चित संस्कृत कवि और नाटककार कौन थे? कालिदास। तोरमण किस वंश से संबंधित थे? हूण वंश से थे। तोरमण किस वंश के थे? हूण वंश के। उसके बाद हूणों के प्रथम आक्रमण करने वाले गुप्त वंश के राजकुमार का नाम क्या था? हूणों पर प्रथम आक्रमण करने वाले ये थे स्कंदगुप्त। हर्षचरित के रचयिता जो थे बाणभट्ट थे।